हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.6 को हल करेंगे, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए। देखो नीचे संख्या दे रखी है 18 और 48, इसका में से ज्ञात करना है। देखो में से का जो पूरा नाम होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक, इसको एचसीएफ भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों देखो में से यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। देखो वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो 18 को भी विभाजित करेगी और 48 को भी विभाजित करेगी, वो संख्या को क्या बोलेंगे हम, में से। अब देखो में से ज्ञात कैसे करते हैं। देखो में से ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 18 और 48 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है दोस्तों। तो मैं जो है यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ सबसे पहले इनका। देखो सबसे पहले जो है मैं 18 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा। देखो 18 का, देखो 18 के अंदर जाएगा 2 का भाग, तो मैं 18 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग दूंगा तो 9 बार जाएगा, तो ये चला गया 9 बार। अब 9 के अंदर जाएगा 3 का भाग, तो मैं दूंगा 3 का भाग 9 के अंदर, तो जाएगा 3 बार। अब देखो 3 के अंदर जाएगा 3 का भाग, तो 3 एकम 3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी प्रकार जो है मैं 48 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लूँगा। 48 का अभाज्य गुणनखंड, देखो इसमें जाएगा 2 का भाग, तो 2 का भाग 2 देंगे, यहाँ पर जाएगा 24 बार। फिर 24 के अंदर 2 का भाग दूंगा मैं यहाँ पर, 24 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर देखो 12 बार जाएगा। फिर 12 के अंदर 2 का भाग दूंगा मैं, 6 बार जाएगा। फिर 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 3 बार जाएगा। फिर जो है 3 के अंदर जो है मैं 3 का भाग दूंगा यहाँ पर, 3 का भाग दूंगा यहाँ पर, तो जाएगा 1 बार। अब देखो अब जो है मैं इनको गुणनखंड के रूप लिख लूँगा। 18 को गुणनखंड के रूप में लिखूँगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो है 48 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा यहाँ पर। 48 बराबर, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये लिख लिया मैंने भाज्य गुणनखंड के रूप में। अब देखो मेष से ज्ञात करेंगे हम 18 और 48 का। देखो मेष से कैसे ज्ञात करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर 18 के अभाज्य गुणनखंड और 48 के अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। देखो यहाँ पर 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो एक तो जोड़ा बन गया 2 का, और एक इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, एक बन गया 3 का जोड़ा। तो ये जो जोड़े बन रहे हैं यानी कॉमन संख्या है, उनको गुणा कर देना है, 2 गुणा 3, यानी कि इनको गुणा कर दूंगा तो 2 3 6। 18 और 48 का मेष से आ गया यहाँ पर 6। अब देखो पहले का बी, इसके अंदर जो संख्या दे रखी है आपको वो दे रखी है 30 और 42। इसका जो है में से ज्ञात करना महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 30 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लूँगा। 30 के अंदर दूंगा मैं 2 का भाग, यहाँ पर 2 का भाग दूंगा 30 के अंदर, तो 15 बार जाएगा। फिर जो है 15 के अंदर जो है 3 का भाग दूंगा, यहाँ पर 3 का भाग दूंगा तो चला जाएगा 5 बार। फिर 5 के अंदर दूंगा यहाँ पर 5 का भाग दोस्तों, 5 का भाग, तो 5 का भाग जाएगा यहाँ पर 1 बार। फिर जो है 42 के अंदर दूंगा मैं, 42 का जो है अभाज्य गुणन कर लूँगा। 42 के अंदर यहाँ पर जो है 2 का भाग दूंगा, तो 2 का भाग दूंगा 42 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर जाएगा 21 बार। फिर 21 के अंदर यहाँ पर 3 का भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा तो जाएगा 7 बार। 7 में फिर जो है 7 का भाग जाएगा, तो 7 में 7 का भाग दे दूंगा तो चला जाएगा यहाँ पर 1 बार। अब जो है इनको लिख लूँगा मैं गुणनखंड के रूप में। देखो 30 को जो है गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा यहाँ पर, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये जो है 30 के यहाँ पर गुणनखंड हो गए। अब जो है यहाँ पर जो है 42 को गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। 42 को, देखो 42 को गुणनखंड के रूप में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 गुणा 3 गुणा 7, ये जो है मैंने गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 30 और जो है 42 का में से क्या होगा, फिर जो है देखो 30 के गुणनखंड में भी 2 है और 42 के गुणनखंड में 2 है, और 30 के गुणनखंड में 3 है और 42 के गुणनखंड में भी 3 है, तो यहाँ पर जो है 2 गुणा 3, ये जो है यहाँ पर दोनों के अंदर यानी कि कॉमन आ रहे हैं, तो 2 गुणा 3 जो है यहाँ पर लिख दूंगा। अब 2 को और 3 को गुणा करूँगा तो 30 और 42 का में से हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 30 और 42 का में से कितना है हमारे पास, 6। इस प्रकार से आसानी से आपको करते रहना है।
अब देखो पहले का सी, 18 और 60 का जो है यहाँ पर जो है मेष से ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है 18 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। 18 के अंदर किसका भाग देना, 2 का भाग दूंगा मैं, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा दोस्तों। फिर जो है 9 के अंदर जो है किसका भाग दूंगा मैं, यहाँ पर 3 का भाग दूंगा दोस्तों। 9 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो 3 बार चला गया। फिर जो है 3 के अंदर किसका भाग दूंगा, 3 के अंदर दूंगा यहाँ पर 3 का भाग तो चला जाएगा 1 बार। फिर जो है 60 का मैं यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा तो फिर जो है 60 में दूंगा 2 का भाग, 2 का भाग दूंगा तो 30 बार चला जाएगा। फिर 30 के अंदर जो है 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 15 बार। फिर 15 के अंदर जो है यहाँ पर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 के अंदर दूंगा मैं 5 का भाग, यहाँ पर 5 के अंदर 5 का भाग दूंगा जाएगा 1 बार। अब जो है यहाँ पर जो है 18 को गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। 18 को गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा तो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो है 60 को जो है मैं गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख लूँगा। 60 को गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा तो यहाँ पर जो है 2 गुणा 3 गुणा 5 यहाँ पर लिख लूँगा। अब जो है देखो यहाँ पर जो है 18 और जो है 60 का मेष से मैं ज्ञात कर लूँगा। देखो 18 के गुणनखंड में भी 2 है और 60 के गुणनखंड में भी 2 है। फिर 18 के गुणनखंड में ऊपर 3 है और 60 के गुणनखंड में भी 3 है। तो ये जो कॉमन है संख्या है उनको नीचे गुणा कर देना है, यानी कि 2 गुणा 3 आया कॉमन इसके अंदर, तो मैं 2 गुणा 3 में नीचे लिख दूंगा और इनको गुणा करूँगा। 2 और 3 को गुणा करूँगा तो कितना जाएगा, 6, यानी कि 18 और 60 का में से भी कितना आया यहाँ पर, 6 आया दोस्तों। इस प्रकार से आसानी से आपको में से ज्ञात कर लेना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के डी। देखो पहले का डी में जो संख्या है वह 27 और 63, इनका जो है मेष से ज्ञात करना है आपको दोस्तों। देखो सबसे पहले जो है 27 का जो है मैं अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 27 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 3 का भाग दूंगा, यहाँ पर 3 का भाग दूंगा, 3 नम 27। फिर जो है 9 के अंदर जो है यहाँ पर 3 का भाग दूंगा, तो 9 के अंदर 3 का भाग दूंगा 3 बार चला जाएगा। फिर 3 के अंदर जो है 3 का भाग दूंगा, यहाँ पर 3 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो जाएगा 1 बार। फिर जो है 63 में जो है 63 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 63 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो जाएगा इसके अंदर 3 का भाग, 3 का अंदर भाग जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 21 के अंदर जो है 3 का भाग दूंगा यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा, 3 7 तो 21, 7 बार चला गया। फिर 7 के अंदर जो है 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार चला गया। अब जो है इनको गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा मैं। देखो 27 को लिखूँगा गुणनखंड के रूप में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा यही आ रहे हैं ना, और 63 का जो है मैं गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा यहाँ पर 3 गुणा 7। ये जो है 63 के गुणनखंड के रूप में मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जो है 27 और 63 का जो है मैं से ज्ञात करूँगा। अतः देखो क्या है, 27 के गुणनखंड में भी 3 है यहाँ पर और 63 के गुणनखंड में भी 3 है, और 27 के गुणनखंड में फिर से 3 है, फिर 63 के गुणनखंड में फिर से 3 है, यानी कि 3 के 2 जोड़े बन रहे। तो मैं 3 को और 3 को गुणा कर लूँगा, तो मैं कर दिया यहाँ पर 3 गुणा 3, ये कर दिया 3 गुणा 3। फिर 3 को 3 से गुणा करूँगा तो 27 और 63 का मेरे पास में से आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करो, देंगे 3 तिया कितने होते हैं, 9, तो 9 जो है 27 और 63 का में से आ जाएगा। अब चलते हैं पहले के ई की तरफ। पहले का ई है 36 और 84। देखो मैं सबसे पहले जो है 36 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करूँगा। 36 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो देखो 36 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो क्या, 2 का भाग दूंगा। सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा तो यह आ जाएगा 18 बार। फिर जो है 18 के अंदर दूंगा यहाँ पर 2 का भाग, तो जाएगा 9 बार। फिर 9 में जो है यहाँ पर दूंगा 3 का भाग, 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जाएगा 3 बार। फिर जो है 3 का भाग दूंगा फिर से मैं इसमें अंदर, तो जाएगा 1 बार, तो ये चला गया 1 बार। फिर जो है 84 का जो है अभाज्य गुणनखंड करूँगा। फिर 84 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा इसमें, तो 2 का भाग दूंगा इसके अंदर, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 42 बार जाएगा। 42 बार जाएगा, 2 का भाग दूंगा यहाँ पर, 2 दूने 4, 2 एकम 2,
फिर जो है 21 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो 3 7 तो 21। फिर 7 का मैं जो 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7। फिर जो है मैं 36 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। फिर जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूँगा तो 2 गुणा यहाँ पर जो है 3 गुणा 3। फिर जो है यहाँ पर जो है मैं 84 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। 84 को लिखूँगा बराबर लगा के, तो लिखूँगा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये जो 84 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो है 36 के अभाज्य गुणनखंड में ऊपर जो है 2 है और 84 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। फिर जो है 36 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 84 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। फिर जो है 36 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है और 84 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। यानी कि 2 जोड़े तो बन गए 2 2 के और 1 जोड़ा बन गया 3 का। तो मैं 2 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ पर लिख दूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनको गुणा करूँगा तो 36 और 84 का में से आ जाएगा। 2 दूने 4 और 4 तिये 12। 12 जो है यहाँ पर जो है 36 और 84 का जो है महत्तम समापवर्तक यहाँ पर आ गया। इस प्रकार ज्ञात करना है। अब देखो पहले का जो है F 34 और 102 इनका जो है में से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं 34 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 34 का अभाज्य गुणनखंड करो देंगे। यहाँ पर जो 34 के अंदर दूंगा 2 का भाग दोस्तों, 2 का भाग दूंगा तो जाएगा यहाँ पर 17 बार 17। अब 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के अंदर दूंगा यहाँ पर 17 का ही भाग, यहाँ पर 17 एकम 17 आ जाएगा। अब जो है 102 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 102 इनका अभाज्य गुणनखंड करूँगा यहाँ पे, तो 102 के अंदर दूंगा 2 का भाग तो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 51 बार दोस्तों। फिर 51 के अंदर जाएगा 3 का भाग, तो मैं लिख दूंगा 3 एकम 3 और 3 7 तो 21 17 बार चला गया। फिर जो 17 भाज्य संख्या है 17 में दूंगा 17 का ही भाग, 17 एकम 17। अब जो है देखो 34 बराबर 2 गुणा 17, 2 गुणा 17। फिर जो है 102 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 17। ये जो है अभाज्य गुणनखंड आया है इनका। अब जो है इनका जो है 34 और 102 का जो है मैं से ज्ञात कर लूँगा। 34 तथा 102 का जो है मैं से ज्ञात करूँगा दोस्तों। में से हम क्या देखो 34 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 102 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। फिर 34 के अभाज्य गुणनखंड में 17 है, 102 के अभाज्य गुणनखंड में भी 17 है। तो 2 और 17 का जोड़ा बन रहा है इनमें, तो मैं 2 को और 17 को गुणा कर दूंगा, 2 गुणा 17। फिर 17 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 17 को 2 से मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा 34। यानी कि 34 और 102 का जो में से है वह कितना है 34 है आया हमारे पास। अब देखो पहले का G 70 और 105 और 175। अब की बार 3 संख्या ही दे रखी है आपको, इनका जो है में से ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको एक एक करके अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 70 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा मैं, 70 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा 2 का भाग दूंगा तो 35 बार जाएगा भाग इसके अंदर। फिर 35 के अंदर दूंगा मैं यहाँ पर जो है 5 का भाग, 5 7 कितने होते हैं 35, तो 7 बार गया। फिर 7 के अंदर दूंगा यहाँ पर 7 का ही भाग तो जाएगा यहाँ पर 1 बार। अब जो है 105 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 105 के अंदर दूंगा यहाँ पर 3 का भाग, 3 का भाग दूंगा तो 3 3 9, 3 5 15, 35 बार गया दोस्तों। फिर 35 के अंदर दूंगा यहाँ पर जो है मैं 5 का भाग, 5 7 35 हो गया। फिर 7 के अंदर दूंगा 7 का भाग, 7 का दूंगा 7 का भाग तो 7 एकम 7। फिर 175 का जो अभाज्य गुणनखंड करूँगा, 175 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो किसका भाग दूंगा 5 का भाग दूंगा, 5 3 15, फिर 5 25, 35 बार गया। फिर 5 का भाग दे दूंगा, 5 7 35 और 7 में जो 7 का भाग जाएगा तो ये आ गया 7 एकम 7। अब क्या करना है इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेना है इधर। 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये जो 70 को गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब 105 को गुणनखंड के रूप में लिखूंगा बराबर 3 गुणा
5 गुणा 7। फिर जो 175 को गुणनखंड के रूप में लिखूंगा, 175 को गुणनखंड के रूप में लिखूंगा तो 5 गुणा 7, ये लिख दिया 175 को गुणनखंड के रूप में। अब देखो तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है दोस्तों। देखो 5 5 5 और एक आ रहा है 7 7 7 7, तीनों के अंदर 7 है, इधर तीनों के अंदर 5 है। तो 70 105 और 175 का में से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 और 7 को मैं गुणा कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो है तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, तीन संख्याओं का अगर आप में से ज्ञात कर रहे हो तो। देखो यहाँ पर 7 तीनों के अंदर कॉमन है और 5 भी तीनों के अंदर कॉमन है, तो 5 गुणा 7 ये जो है मैंने गुणा कर दूंगा। तो जो है 70 105 और 175 का में से आ जाएगा, यानी कि 5 7 35 जो है 70 105 और 175 का क्या है, में से है, महत्तम समापवर्तक। अब देखो पहले का h, यहाँ पर 91 112 49, ये तीन संख्याएं दे रखी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं 91 का भाज्य गुणनखंड करूँगा, तो 91 के अंदर जो है यहाँ पर दूंगा मैं, यहाँ पर 7 का भाग जाएगा, इसके अंदर डायरेक्ट 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर जो है 13 के अंदर 13 का भाग दूंगा मैं, 13 के अंदर 13 का भाग दूंगा तो जाएगा 1 बार। ये हो गया 91 का भाज्य गुणनखंड। अब करूँगा 112 का भाज्य गुणनखंड। 112 112 के अंदर चला जाएगा 2 का भाग, 2 पंजे 10 2 छक्की 12, यानी कि 56 बार जाएगा। फिर 56 के अंदर फिर से जो है 2 का भाग दे दूंगा यहाँ पर, तो जाएगा 2 का भाग, 2 दूनी 4 2 अंटी 16। फिर जो है 28 के अंदर दूंगा 2 का भाग, तो 28 के अंदर 2 का भाग जाएगा 14 बार। फिर 14 के अंदर दूंगा 2 का भाग, 2 7 14 7 बार चला गया। 7 के अंदर दूंगा 7 का भाग, 7 के अंदर 7 का भाग दूंगा 1। फिर जो 49 में दूंगा 7 का भाग, 7 7 49 7 बार चला गया। फिर 7 के अंदर दूंगा 7 का भाग वापिस, तो चला जाएगा 1 बार यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है 91 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा, 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा यहाँ पर 7 गुणा 13। फिर जो है 112 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। फिर जो है यहाँ पर लिखूँगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। फिर जो है मैं 49 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा यहाँ पर 7 गुणा 7। फिर जो है यहाँ पर जो है मैं 7 जो है कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, देखो यहाँ पर, तो 91 112 और 49 का जो में से है वो क्या आ जाएगा, देखो तीनों के अंदर 7 कॉमन आ रहा है। अब देखो 7 ही जो क्या हो जाएगा, इनका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर नीचे 7। अब जो है 7 जो है 91 112 और 49 का जो हो गया में से। अब चलते हैं आगे, पहले का जो है यहाँ पर जो है आई, इसमें देखो 18 54 और 81, इनका जो है आपको में से ज्ञात करना है। सबसे पहले आप जो है 18 का भाज्य गुणनखंड करो, यहाँ पर 18 का भाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो 2 का भाग दूंगा 18 के अंदर, तो जाएगा 9 बार। फिर 9 के अंदर दूंगा मैं यहाँ पर 3 का भाग, 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जाएगा 3 बार। फिर 3 के अंदर दूंगा 3 का भाग, यहाँ पर 3 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर जो है 54 के अंदर जो है यहाँ पर 2 का भाग दूंगा, सबसे पहले 54 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जो जाएगा 27 बार। फिर जो है 27 के अंदर जो है यहाँ पर दूंगा 3 का भाग, तो जाएगा 9 बार। फिर 9 के अंदर दूंगा यहाँ पर 3 का भाग, तो जाएगा 3 बार। फिर 3 के अंदर 3 का ही जाएगा भाग, तो यहाँ पर जाएगा 1 बार। अब इसी प्रकार जो है 81 का भाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 81 के अंदर जाएगा 3 का भाग, यहाँ पर 3 दूनी 6 3 7 21 27 बार जाएगा। फिर 27 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, यहाँ पर 9 बार जाएगा। फिर 9 के अंदर जो है 3 का भाग जाएगा यहाँ पर,
फिर जो 3 बार गया, फिर 3 के अंदर दूंगा यहाँ पर 3 का भाग, 1 बार गया। अब जो देखो मैं जो है इनको जो गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। पहले सबसे पहले 18 को गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो है मैं जो है 54 को जो है यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जो है मैं यहाँ पर जो 81 को यहाँ पर जो है गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जो है मैं यहाँ पर 18, 54 और 81 का जो है मैं से ज्ञात कर लूँगा। देखो कैसे ज्ञात करना है, इन तीनों के अंदर कॉमन देखना कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है तीनों के अंदर जो है 3 गुणा 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि देखो 3 गुणा 3 सभी के अंदर है। यहाँ पर 18 के गुणनखंड में भी है, 54 के गुणनखंड में भी है, 81 के गुणनखंड में भी है। तो जो है 18, 54 और 81 का में से क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा 3। तो 3 को और 3 को मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो 18, 54 और 81 का में से क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का जो है जे 12, 45 और 75, ये जो है इनका जो है में से ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है इनका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 12 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो 12 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 2 का भाग 2, 2 का भाग देंगे 2 छक्की 12, फिर जो है 6, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। फिर 3 के अंदर देंगे 3 का भाग, यहाँ पर 3 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब जो है 45 का जो है भाज्य गुणनखंड करेंगे। 45 के अंदर किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 15 बार जाएगा। फिर 15 के अंदर यहाँ पर जो है 3 का भाग 2, 3 पंजो 15, 5 बार चला जाएगा। फिर 5 के अंदर देंगे 5 का भाग, कितनी बार जाएगा 1 बार चला जाएगा। फिर जो है 75 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर 75 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 75 में देंगे यहाँ पर जो है 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। फिर 25 के अंदर जो है देंगे यहाँ पर 5 का भाग, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। फिर 5 के अंदर दूंगा मैं 5 का ही भाग, यहाँ पर 5 के अंदर 5 का भाग दूंगा तो जाएगा 1 बार, तो 1 बार आ गया यहाँ पर। अब देखो मैं जो है 12 को जो है गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख लूँगा। 12 को गुणनखंड के रूप में लिखूँगा तो 2 गुणा 3। फिर जो है 45 को यहाँ पर जो है गुणनखंड के रूप में लिखूँगा तो देखो 3 गुणा 5। अब देखो 75 को यहाँ पर जो गुणनखंड के रूप में लिखूँगा तो यहाँ पर जो है 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो यहाँ पर जो है तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, अतः 12, 45 और 75 का में से। तो देखो 12 के गुणनखंड में भी 3 है, 45 के गुणनखंड में भी 3 है और 75 के गुणनखंड में भी 3 है। तो 12, 45 और 75 का में से भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा दोस्तों। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3। इस प्रकार से आपको आसानी से महत्तम समापवर्तक याद कर लेना है। देखो प्रश्न नंबर 2, निम्न का में से क्या है। देखो ए दे रखा है 2 क्रमागत संख्याएं, ये पूछना चाह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का में से क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर उदाहरण लूँगा, 2 क्रमागत संख्या ले लूँगा। पहला जो उदाहरण ले रहा हूँ मैं यहाँ पर वो ले रहा हूँ 2 और 3 दोस्तों। देखो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 2 के बाद में क्या आता है 3 आता है, दोनों लगातार संख्या यानी क्रमागत है 2 और 3। अब देखो 2 का गुणनखंड कर रहा हूँ मैं, 2 का गुणनखंड करूँगा मैं यहाँ पर तो आएगा 2 गुणा 1, ये हो गया 2 का गुणनखंड। अब करूँगा मैं 3 का गुणनखंड। देखो 3 का गुणनखंड करूँगा तो 3 बराबर 3 का जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 3 गुणा 1, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3 गुणा 1। अब इसी प्रकार जो है मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पर
दो क्रमागत संख्याओं का। दूसरा जो उदाहरण ले रहा हूँ 4 5, देखो 4 के बाद में क्या आता है 5, दोनों लगातार संख्या हैं। अब देखो 4 का मैं गुणनखंड करूँगा, यहाँ पर 4 का गुणनखंड करूँगा तो कितना आएगा 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 ये हो गया 4 का गुणनखंड। अब जो है मैं करूँगा 5 का गुणनखंड, तो 5 बराबर 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणा 1 दोस्तों, तो ये हो गया 5 गुणा 1 यहाँ पर 5 का गुणनखंड। अब ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का में से क्या होगा, अतः तो मैं लिख दूंगा अतः दो क्रमागत संख्याओं का जो है में से क्या होगा। देखो पहले उदाहरण के अंदर देखो यहाँ पर सार्वगुणनखंड गुणनखंड की क्या आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर एक कॉमन है, और दूसरे उदाहरण के अंदर भी दोनों के अंदर एक कॉमन है, तो इनका में से क्या हो जाएगा। देखो कोई भी आप क्रमागत संख्या ले लो, कोई भी उनका जो में से आएगा वो दोस्तों एक आएगा। ये उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है, ये जो ऊपर दो उदाहरण लिए मैंने इनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी दो क्रमागत संख्याओं का में से क्या होगा एक होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2 का बी, दो क्रमागत सम संख्याएं। देखो कोई भी दो क्रमागत सम संख्याएं लो आप, उनका में से क्या होगा ये पूछ रहा है ये। तो मैं यहाँ पर जो है एक उदाहरण ले लेता हूँ, दो क्रमागत सम संख्याओं का एक उदाहरण ले लेता हूँ। देखो पहला जो उदाहरण ले रहा हूँ मैं यहाँ पर वो ले रहा हूँ, देखो पहला जो उदाहरण ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 2 और 4। देखो दो के बाद में कौन सी सम संख्या आती है 4 आती है, दोनों क्रमागत है दोनों सम संख्या। अब लिख लूँगा मैं 2 का यहाँ पर गुणनखंड। देखो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 1। फिर जो है 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 बराबर 4 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 1, ये हो जाएगा इनका गुणनखंड 4 का। अब देखो दूसरा एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पर 6 और 8। ये दोनों जो है लगातार सम संख्या यानी क्रमागत सम संख्या है। इनका जो गुणनखंड कर रहा हूँ पहले 6 का गुणनखंड कर लेता हूँ। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 1, ये हो गया 6 का गुणनखंड। अब जो है 8 का गुणनखंड लिख लूँगा मैं यहाँ पर नीचे। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 8 का गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब जो है मैं जो है में से देखो प्रश्न पूछ रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का में से क्या होगा, तो दो उदाहरण ले लिए मैंने। अब देखो पहले उदाहरण के अंदर देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर है, और एक आ रहा है यानी कि उसका सार्वगुण गुणनखंड आएगा 2। और दूसरे उदाहरण के अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसका भी सार्वगुण गुणनखंड आएगा 2 गुणा 1, यानी कि दोनों उदाहरणों के अंदर जो है 2 गुणा 1 आ रहा है कॉमन, तो मैं लिख दूंगा 2 गुणा 1 यहाँ पर। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का में से क्या होगा 2 गुणा 1 यानी कि 2 होगा दोस्तों। ये इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है, आप कोई से भी उदाहरण ले लो 2 ही आएगा में से। अब देखो दूसरे का सी, दो क्रमागत विषम संख्याएं दोस्तों। दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो है में से क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है मैं उदाहरण ले रहा हूँ दो क्रमागत विषम संख्याओं का। पहला जो उदाहरण ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ यहाँ पर 3 और 5। ये जो है पहला उदाहरण है विषम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का। तो देखो 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का गुणनखंड देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 1, ये हो जाएगा। फिर जो है 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणा 1, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 गुणा 1। अब जो है इसी में मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पर दो लगातार विषम संख्याओं का। देखो 7 के पास में कौन सी विषम संख्या आएगी 9 आएगी। अब इनका गुणनखंड लिख लूँगा मैं। देखो 7 का गुणनखंड लिखूँगा मैं यहाँ पर। 7 का गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणा 1। और जो है फिर जो 9 का गुणनखंड मैं लिख लूँगा यहाँ पर। 9 का गुणनखंड लिखूँगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड 9 का 3 गुणा 1, ये हो जाएगा 9 का गुणनखंड। अब देखो इसके अंदर में से क्या होगा अतः दो क्रमागत विषम संख्याओं का में से। देखो पहले उदाहरण के अंदर देखो 1 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, यानी कि सार्वगुणनखंड 1 है। और दूसरे उदाहरण के अंदर भी देखो 1 सार्वगुणनखंड है। तो
दो क्रमागत विषम संख्याओं का में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ये इन दोनों उदाहरणों से ये स्पष्ट हो रहा है। आप कोई से भी दो विषम संख्या ले लो, क्रमागत होनी चाहिए, उनका में से क्या आएगा, एक आएगा हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से जो आपको ये प्रश्न दो हल कर लेना है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो 6 अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का में से इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 बराबर 2 गुणा 2 और 15 बराबर 3 गुणा 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का में से शून्य है। क्या ये उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही में से क्या है? देखो दोस्तों, ये उत्तर गलत है। नहीं, ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है, इसका कारण मैं दूंगा अभी। देखो, यहाँ पर जो 4 का गुणनखंड है वो हो जाएगा 2 गुणा 1 दोस्तों, 2 गुणा 1। ये जो है 4 का सही गुणनखंड होगा दोस्तों। अब जो 15 का गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 15 का जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 1। ये जो है 15 का जो है सही गुणनखंड होगा दोस्तों। अब देखो, अब ये बोल रहा है, अतः यहाँ पर जो देखो में से क्या आया, में से आएगा, देखो इन दोनों के अंदर सारा गुणनखंड क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है दोस्तों दोनों के अंदर। तो इन 4 और 15 का जो में से वो 1 है, और ऊपर क्या देर का है, में से 0 है। इसका मतलब गलत है, क्योंकि इसका में से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों। तो ये उत्तर गलत हो गया। देखो, वास्तव में दो 6 अभाज्य संख्याओं का में से सदैव क्या होता है, 1 होता है। ये लिख देना नीचे। इसलिए 4 और 15 का में से 1 होगा, क्योंकि 4 तथा 15 दोनों क्या है, 6 अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए क्या होगा, इनका जो में से क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से आपको जो इस प्रश्न को हल कर लेना है, वेरी सिंपल। आशा करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।